हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको 1788 का चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, समझाऊंगी लाइन बाय लाइन। क्या बोल रहा है, पहला लाइन हमारी ये बोल रही है कि ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक रहा। इसका मीन्स ये है कि ये बोल रहा है कि जो ब्रिटिश का केंद्रीकरण किया गया, इसकी दिशा में निर्णायक कदम रहा है। ये बोला जा रहा है, मतलब ब्रिटिश भारत का जो भी एकीकृत किया गया है उसके लिए एकीकरण करना। फिर बोला जा रहा है इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस अधिनियम की विशेषताएं किस प्रकार हैं, कौन कौन से प्रावधान हैं, इनके बारे में हम बताएंगे। ठीक है। पहला पॉइंट हमारा बोल रहा है कि इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय राज पर संपूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखो, ये बोला जा रहा है हमारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे ना, अब उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बोला जाएगा और इनके अंदर भारत के जितने भी सभी नागरिक, सैन्य शक्तियाँ सभी निहित होंगी, यानी सारी पावर हमारे भारत का गवर्नर जनरल के पास होंगी। और यही बोला गया, इसी प्रकार में पहली बार क्या किया गया, एक ऐसी सरकार का निर्माण किया गया, यानी सरकार का निर्माण किया गया जो ब्रिटिश सरकार पर पूरी तरह के हमारे संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर अब ब्रिटिश सरकार का संपूर्ण नियंत्रण हो गया। अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हमारे विलियम बेंटिंग थे। ये इतना फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है। देखो, सेकेंड पॉइंट में हमारा क्या बोल रहा है। सेकेंड पॉइंट में हमारा ये बोल रहा है इसमें मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरलों की विधायिका संबंधी सभी शक्तियां से वंचित कर दिया गया, यानी वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका की असीमित असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। लिखा है इसने इसके अंतर्गत पहले पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत इस बने कानूनों को अधिनियम कहा गया। इसमें बस इतना बोला गया है कि जो भी हमारी मद्रास और बम्बई की जितनी भी विधायी शक्तियाँ थी, यानी ये कोई भी अपने यहाँ रूल्स नहीं बना सके, इनके लिए वंचित कर दिया गया। अब भारत में क्या किया गया, जो भी अब क्या करेंगे, पूरे ब्रिटिश भारत पर क्या किया गया, भारत के गवर्नर जनरल को अधिकार दे दिया गया, यानी यही रूल रेगुलेशन बना सकते हैं। अब ब्रिटिश प्रांत की जितनी, यानी मद्रास बम्बई की विधायी शक्तियाँ जितनी भी थी सारी बंद कर दी गई, यानी रूल्स रेगुलेशन हमारे भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाएगा। बोला जा रहा है इसके अंतर्गत बनाए गए, ये बोला गया है कि जो पहले पहले जो बनाए गए थे कानून, उनको रेगुलेशन बोला गया था ना, यानी नियामक बोला गया था। और जो अब नए कानून बनाए जाएंगे उन्हें एक्ट या फिर अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट हमारा ये बोल रहा है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा, बोल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारिक निकाय के रूप में जाने जाने वाली भारतीय गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र को ब्रिटिश राजशाही और उनके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। देखो, थर्ड पॉइंट में हमारा ये बोल दिया गया है कि पहले क्या कंपनी व्यापारिक निकाय के रूप में आई थी, अब व्यापार नहीं करेगी कंपनी, उसको समाप्त कर दिया गया। अब इसका सिर्फ काम क्या होगा, प्रशासनिक निकाय के रूप में। और जितना भी हमारा प्रशासनिक निकाय है ये सब क्या ब्रिटिश राजशाही के अंदर चला गया, यानी ये हमारा ब्रिटिश राजशाही के अंदर हो गया। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, फोर्थ पॉइंट हमारा ये बोल रहा है कि चार्टर एक्ट 1833 ने, जो हमारा चार्टर एक्ट आया 1833 में, इसमें क्या किया गया, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। इसमें कहा गया कि कंपनी के भारतीयों को किसी पद या कार्यालय या रोजगार को हासिल करने के लिए वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। 1833 के द्वारा क्या किया गया, सिविल सेवकों के चयन में एक खुली प्रतियोगिता को आयोजन करने का प्रयास किया गया।
ये बोल रहे थे कि अब जो कंपनी है ना, इसमें भारतीयों लोगों को पद, कार्यालय में रोज़गार ये सब दिए जाएँगे, इनसे वंचित नहीं रखा जाएगा। पर हम वहाँ के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने विरोध किया तो इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। ये 4th पॉइंट में हमारा बोला गया है, ठीक है? देखो, हमारा ये 1853 का चार्टर एक्ट क्या बोल रहा है? मैंने 1833 का आपको चार्टर एक्ट पढ़ा दिया, अब 1853 का चार्टर एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या-क्या प्रावधान है, इसके बारे में हम आज जानेंगे, ठीक है? चलो इसके बारे में हम जानते हैं। 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम में क्या बोला गया है? लिखा है 1793 से 1833 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अधिनियम अंतिम था। यानी ये बोला जा रहा है जो भी ब्रिटिश संसद अभी तक चार्टर एक्ट पारित कर रही थी, ये अंतिम था, अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। संवैधानिक महत्व के लिए क्या ये महत्वपूर्ण था? इसके बारे में देखो हमारा इसके प्रावधान हमारे क्या-क्या हैं? लिखा है इस अधिनियम की विशेषताएँ इस प्रकार थी, किस प्रकार थी? बोला जा रहा है इसने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसमें गवर्नर जनरल के लिए एक नई परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। यहाँ तक देखो पहले मैं समझा दे रही हूँ, ठीक है? ये बोला जा रहा है हमारा कि इसमें पहली बार क्या किया, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक विधायी और प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग-अलग 2 पार्ट में इन्हें डिवाइड कर दिया गया। इसके तहत क्या किया गया, ये नए 6 पार्षद जोड़े गए, विधान पार्षद उन्हें बोला गया, ठीक है? 6 नए पार्षद जो जोड़े गए, उन्हें विधान पार्षद बोला गया। दूसरे शब्दों में ये बोला गया है, गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया गया। गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान का परिषद किया गया। क्या किया गया? नए विधान का परिषद किया गया। क्या परिषद की इस शाखा जो हमारी नई विधान परिषद गठन किया गया था, इसका नाम दिया गया भारतीय केंद्रीय विधान परिषद, इसके नाम से जाना गया। फिर इस परिषद के बारे में बताया जा रहा है, परिषद की इस शाखा ने सबसे यानी छोटी संसद की तरह कार्य किया। जो ये संसद थी ना, ये परिषद थी, ये छोटी संसद के रूप में इसने कार्य किया। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया के तहत ज़रूरी थी। किसके लिए हम बात कर रहे हैं, जो वो छोटी संसद बनाई गई उसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई? वो प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में प्रक्रिया अपनाई जाती थी ना, जो ब्रिटिश संसद में प्रक्रिया अपनाई जाती थी, वही हमारे भारत में जो हमारी छोटी संसद बनी थी, यानी भारतीय केंद्रीय विधान परिषद बनी थी, इसमें ये प्रक्रिया यानी अपनाई गई थी। फिर ये बोला गया विधायिका को अब जो विधायिका थी ना, इसके विशेष कार्य के रूप में जाना गया। पहली बार इसको विशेष कार्य के रूप में जाना गया और ये इनके यानी इसके लिए एक विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की आवश्यकता थी, यानी ज़रूरत थी इनकी, ठीक है? सेकंड पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है इसका? देखो, सेकंड पॉइंट हमारा बोल रहा है इसने इसने यानी किसने? इस एक्ट ने इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्त की गई। सेकंड पॉइंट में हमारा बस ये बोला जा रहा है जो हमारा 1833 चार्टर एक्ट से एक खुली प्रतियोगिता आरंभ की जा रही थी सिविल सेवकों यानी भारतीय के लिए। अब इसमें क्या कर दिया गया, इसको खोल दिया गया। विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए थी ना, इनको खोल दिया गया। इसके लिए एक मैकाले समिति बनाई गई। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में एक मैकाले समिति बनाई गई, जिसे 1858 में बनाई गई थी। थर्ड पॉइंट ये हमारा चल रहा है 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है? थर्ड पॉइंट हमारा ये बोल रहा है इस एक्ट ने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और
और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के कब्जे में रखने का अधिकार दिया, लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसने एक निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। ये बोला जा रहा है, इससे पहले क्या होता था कि जो हमारे ब्रिटिश लोग हो गए, इनके लिए टाइम फ्रेम कर दिया जाता था कि इतने इतने तक तुम करोगे, तुमको इतने तक ये करना है, या नहीं 20-20 सालों के लिए ऐसे डिसाइड कर दिया जाता था। पर अब कंपनी के लिए कोई टाइम डिसाइड नहीं किया गया है, समय का निर्धारण नहीं किया गया है, और जितना भी क्षेत्र है अब राजशाही के अंडर आ जाएगा, ये बोला गया हमारा। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है, स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। यही बोला जा रहा है कि अगर ये नहीं करेंगे तो संसद द्वारा, नॉर्मल सी बात है, ये समाप्त किया जा सकता है हमारा। 4th पॉइंट हमारा बोल रहा है कि इसने प्रथम बार भारतीय कांग्रेस विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। पहली बार क्या हुआ कि जो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई थी, इसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व को क्या किया गया, प्रतिनिधित्व देना आरंभ किया गया। पहले ऐसा नहीं था, यहाँ पर बस काउंसिल होती थी, अब स्थानीय परिषद को भी क्या कर दिया गया है, वो दे सकते हैं, उनको प्रतिनिधित्व दिया गया, जिसमें से हमारे गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए जो सदस्य जोड़े गए थे, 6 नए जो पार्षद जोड़े गए थे, उसमें से हमारे क्या हुए, चार हमारे ये भारतीय लोग थे, स्थानीय प्रांतीय सरकारों में से थे, जिसमें से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। यानी 6 में से 4 का इनसे किया जाना था हमारा। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, अब ये हमारा ताज का शासन 1858 से 1947 का है। अब इसके आगे मैं क्या करूँगी, ऐसे छोटी छोटी वीडियो करके मैं डाल रही हूँ। अब ये हमारा ताज का शासन, नेक्स्ट वीडियो में ताज का शासन मैं आपको पढ़ाऊँगी 1858 से 1947 तक। इसमें क्या हमारा बताया जा रहा है, मैं सब कुछ आपको एक एक करके बताती रहूँगी। इसमें पूरी सीरीज़ मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवाऊँगी, मैं सारी कंप्लीट करवाते हुए चलूँगी। अगर आपको अच्छा लगी है तो बताना, और भी ऐसे कुछ थोड़ा अलग कर सकते हैं तो बताना।